हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका साया सारन क्लासेस में। आप सभी को जैसा कि पता है 1 फेब 2022 को निर्मला सीतारमन जी ने हमारा इस साल का मीन्स 2022-23 के लिए यूनियन बजट पेश किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उस जो बजट उन्होंने 3 घंटे के अंदर जो बातें बताई थी उनका हाईलाइट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किन किन चीजों को शामिल किया गया है और क्या क्या ग्रोथ है, क्या टैक्स का फायदा होगा, ये सारी की सारी चीजें जो डिस्कस की थी उनको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि आम आदमी को यूनियन बजट का क्या फायदा होगा और कौन सी चीज कितनी महंगी हुई है और क्या चीज सस्ती हुई है। ये सारी की सारी जानकारी आज की क्लास में आपको मिलेगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। करते हैं डिस्कस कि मेन क्या रहा है इस साल के बजट के लिए। जैसा कि आपको पता है जो मेन हाईवे है हमारे, जो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जितनी भी एनर्जेटिक जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर निवेश को बढ़ाने के लिए हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल के बजट में ये मेन लक्ष्य बनाया गया है कि 20,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे, जिस वजह से कि जो सरकार को प्राथमिकता दी है कि सरकार को समावेशी विकास होगा। जो ये समावेशी विकास होगा ना, ये हमारी जो कंट्री है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाने में और जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर निवेश किया जाता है उसके अंदर इंक्रीमेंट करता है। सेकंड इसके अंदर पॉइंट रखा गया था 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य। तो आपको बता दें कि लास्ट बजट के अंदर बताया गया था कि लगभग 60 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अब की बार वो घोषणा रखी गई है कि 30 लाख और अतिरिक्त नौकरियां देने की अक्षमता है हमारी गवर्नमेंट के पास और इस अक्षमता के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। एक ये फैक्टर उन्होंने हाईलाइट किया था। और इस साल के बजट में ये बताया गया कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अभी 1 या 2 साल के लिए नहीं होगी, बल्कि ये होगा 25 ईयर्स के लिए ब्लूप्रिंट। मींस हमने जो अब की बार तैयार किया गया है हमारा बजट, वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाए और लोगों के एक पर्सनल बेस के ऊपर उनको डेवलप करने को प्रोत्साहन किया जाए। इस तरीके से उन्होंने लगभग अगले 25 साल के लिए इसी बजट के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 100 गतिशील टर्मिनल बनाए जाएंगे। जो टर्मिनल्स होते हैं, हम आपको बता दें कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो हाईवे को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ताकि उन्होंने जिससे जो हमारे हाईवे है, मैंने बता दिया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही कि उनका मेन मोटिव यही होता है कि देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और जितने भी एनर्जेटिक जो डेवलपमेंट है उनके ऊपर निवेश किया जाता है। जो ये टर्मिनल्स हैं, जो कितने बताए गए थे आपको, 100 गति शक्ति वाले टर्मिनल्स, ये क्या करेंगे, इनको बढ़ा दिया जाएगा। ये टर्मिनल फिर हाईवे को विस्तार करने में हेल्प करेंगे। और उन्होंने अपने जो बजट तैयार किया गया है इसके अंदर उन्होंने लगभग टारगेट रखा गया है कि 20,000 करोड़ हाईवे के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिनके अंदर ये 100 गति शक्ति टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। ठीक है। वित्त मंत्री ने अब की बार जो हमारा बजट तैयार किया गया है उसके 4 बेस जो पिलर बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि जो 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हेल्थ इंफ्रा है उसको इतना मजबूत कर दो, जैसे कोविड-19 के टाइम पर प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ इश्यूज आए थे कि हमारे पास बेड भी नहीं थे, तो लोगों को जो बेस्ट ट्रीटमेंट भी नहीं मिला था, तो जो ये प्रॉब्लम फेस की थी ये ना करनी पड़े। दूसरा उन्होंने जो ग्रोथ रखी थी हमारे कंट्री की वो 1 या 2 साल के लिए ना रखे उसके लिए, बल्कि ये कहा था कि ये नेक्स्ट 25 ईयर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। ठीक है। उनका कहना है कि जो ये अब की बार जो 4th पिलर बताया गया है, उन्होंने जो बताया कि जो हमारे देश की ग्रोथ है ना, ये अब तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ मानी गई है, कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं जितनी भी हमारी ग्रोथ होगी वो सबसे ज्यादा मानी जाएगी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट रखा गया पीएलए स्कीम के अंदर 60 लाख नई नौकरियों की संभावना। मींस एक सीतारमन जी ने ये बताया है कि जो हम नौकरियां देंगे ना आने वाले लोगों को 5 साल में, अगले 5 साल में लगभग वो 60 लाख नौकरियां देंगे। कितनी? 60 लाख नौकरियां देने की तैयारी में है। उम्मीद है कि अतिरिक्त जो प्रोडक्शन करके इसके अलावा 30 लाख करोड़ भी इसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा। जो नौकरियां देनी है ना उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 30 लाख करोड़ रुपया उसके लिए अतिरिक्त प्रोडक्शन करने की उम्मीद है। क्योंकि जो जितना वो प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हमारी कंट्री के अंदर, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, तो ये था बेस लोगों को पीएलए स्कीम के अंडर नौकरी देने का। लगभग 60 लाख नौकरियां को अनुमान लगाया गया है कि वो इतने लोगों को नौकरियां देंगी। ठीक है। नेक्स्ट बजट के अंदर तैयार किया गया है कि जो पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित। अब पूर्वोत्तर के विकास के लिए मीन्स क्या होगा? जो पहले विकास होने थे लेकिन वो हुए नहीं किसी वजह से, मान लो ये 1-1.5 साल से 2 साल से जो हमारे कोविड-19 का चल रहा है, इस वजह से जो विकास होना था वो नहीं हुआ, तो उसके लिए 1500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। ठीक है, ऐलान किया गया है कि 1500 करोड़ रुपए जो पूर्वोत्तर विकास है उसको करने के लिए दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट रखा कि पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। मीन्स जो पीएम मोदी के जो पीएम के नाम से जो हमारी स्कीम चली हुई है कि जो गरीब लोग हैं जिनको घर दिए जाएंगे उनके लिए लगभग 60 लाख नए मकान बनाने का अब की बार अनुमान लगाया गया है कि उनके ऊपर वो 48,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। सो ये अनुमान है और अनुमान के अकॉर्डिंग ही, जो बजट के अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो कंट्री है वो काम करती है। तो 80 लाख लोगों के लिए 80 लाख नए घर बनाने की इन्होंने उम्मीद लगाई है। फिर बात करें रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस। रोजगार बढ़ाने का मतलब यहां पर हो जाता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर रोजगार बढ़ाया जाए, ई कौशल के द्वारा रोजगार सृजन किया जाए और भर्तियों के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, अभी तो क्या देख रहे हैं कि हम बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ ये जो प्रॉब्लम चली हुई है कोविड की, उस वजह से लोग घर ही बैठे हैं लगभग, तो हाल में तो ये बेरोजगारी की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले ईयर के लिए अनुमान लगाया गया है कि रोजगार को बढ़ाया जाएगा और सरकार का मेन फोकस रोजगार को बढ़ाने के ऊपर ही है। नेक्स्ट है नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी डेवलप। कि गतिशील योजना के तहत जो अब की बार जो बजट बनाया गया है वित्त मंत्री ने, वो रेलवे के लिए भी कुछ ऐसा कहा गया है कि अगले 3 सालों में नई पीढ़ी के लिए लगभग वो 100 वंदे भारतीय ट्रेन डेवलप कर देंगी और उनके लिए उसी दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे जो रेलवे के लिए। जिस वजह से क्या होगा, जितने भी स्थानीय कारोबार हों उनको बढ़ावा मिलेगा। एक स्टेशन एक उत्पादन की सोच भी आगे बढ़ेगी। एक स्टेशन एक उत्पादन था स्टूडेंट कि हर एक जहां पर प्रोडक्शन का अवेलेबल है वहां के लिए एक स्टेशन अलग से बनाया जाएगा। और जो पीपीपी मॉडल तैयार किया गया था रेलवे के लिए उसको भी बढ़ाने के लिए यहां पर सोचा गया है इस 2022-23 बजट के अंदर। इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने कहा है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनको बढ़ाने के लिए जो 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन है उसको 2022 से लागू कर दिया जाएगा। मींस कि जो 5G सर्विस आनी है उसको 2022 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरा बताया है इन्होंने रक्षा क्षेत्र में कैंपस का 68% हिस्सा भारतीय कंपनी के लिए सुरक्षित किया जाएगा। मीन्स जो हमारी सुरक्षा बल है वहां पर लगभग 68% किसका कैंपस का वो इंडियन कंपनी के पास होगा, इंडियन कंपनी के लिए सुरक्षित होगा। वो किनको दिया जाएगा? वो 68 हिस्सा इंडियन कंपनीज को। फिर उन्होंने अपने बजट के अंदर बताया कि जो डिजिटल रुपया है उसकी शुरुआत की जाएगी इसी साल से। जितनी भी करेंसी मैनेजमेंट है उनके अंदर सुधार किया जाएगा
और जो डिजिटल रुपया है उसको लॉन्च किया जाएगा आरबीआई के द्वारा इसी साल। SC/ST किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए मदद की जाएगी। जितने भी SC/ST किसान हैं, फार्मर है, उनके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर उनकी हेल्प करेगी गवर्नमेंट। वो इस बजट के अंदर पॉइंट रखा गया है। एक और पॉइंट रखा गया है कि अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 के अंदर जो हमारा राजकीय घाटा था, जो फिस्कल डेफिसिट था हमारा, वो 6.9 के बराबर था। मीन्स जितने भी अभी जो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, रिसिप्ट कम हुई थी, एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने ज़्यादा किए थे, इस वजह से हमारी जीडीपी फिस्कल लॉसेस के अंदर, डेफिसिट के अंदर चली गई थी लगभग 6.9%। सो उसी को अनुमान लगाते हुए कि जो पहले कितनी थी, पहले लगाई गई थी 6.8, तो उसी राजकीय घाटे को पूरा करने के लिए 6.4 का ही अनुमान लगाया गया है कि अब की बार जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट होगा अब की बार लगभग 6.4% के बराबर। उसको कम करने की कोशिश की गई है, अनुमान लगाया गया है इस बजट के अंदर। आगे बताया गया था एनपीएस पर टैक्स की राहत 10% से बढ़ाकर 40% कर दी गई कि जितने भी स्टेट एम्प्लॉय हैं, स्टेट एम्प्लॉय को पहले टैक्स से रिबेट मिलती थी 10%, अब मिलेगी उनको 14%। पहले उनको मिलती थी 10%, अब मिलेगी 14% की राहत। फिर आगे उन्होंने एक पॉइंट रखा गया, वर्चुअल डिजिटल असेट पर 30% फीसदी टैक्स। अब देखो जो 30% 30% का जो टैक्स है, मान लो आपने जो क्राइप्टो करेंसी है उसके अंदर पैसा लगाया गया है, और जो क्राइप्टो करेंसी वो एक हमारे पास डिजिटल जो मनी है वो एज एक असेट्स है, ना कि हमारे पास जो कैश होता है उसके रिगार्डिंग मानी जाती है। अगर हम उसको किसी को एज ए गिफ्ट देते हैं, तो जो आपने गिफ्ट किया है उसको, उसके ऊपर जितनी भी उसकी कमाई होगी वो 30% उसको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। अगर उसको ट्रांसफर करते टाइम, जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स है उसको ट्रांसफर करते टाइम कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसका सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, ठीक है, और उसके ट्रांसफर के ऊपर 1% एक्स्ट्रा टीडीएस दिया जाएगा इसको, गवर्नमेंट को। ये इस बजट के अंदर डिसाइड किया गया है, अनुमान लगाया गया है। फिर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड घोषणाएं की गई। पीएम ई विद्या के अंदर आपने देखा होगा कि दूरदर्शन के ऊपर जितने भी चैनल हैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जिसके अंदर आपका सिलेबस करवाया जाता है 1 to 12। उसके अंदर जितने भी एजुकेशन की जो का सिलेबस वो पॉइंट टू पॉइंट क्लास के अंदर करवाया जाता है। तो ये है ई विद्या। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल मीन्स एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल बनेगा। मीन्स एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल और एक सब्जेक्ट के लिए एक टीवी चैनल बनाया जाएगा। पहले ये 12 प्रोग्राम थे, अब इनको 200 टीवी चैनल में बढ़ाया जाएगा। और सभी राज्यों के अंदर 1 से 12वीं क्लास से 1st to 12 क्लास तक की जितनी भी उनकी क्षेत्र की जो भाषा है उसमें ही उनको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर पॉइंट रखा गया था जितने भी राज्य हैं उनके लिए कृषि से रिलेटेड उनकी यूनिवर्सिटीज का पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन किया जाएगा। और जितनी भी प्राकृतिक है, जीरो बजट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक तौर पर उनको खेती करने की जितनी भी जरूरतें होती हैं वो सारी की सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी और उनको सिखाई जाएगी। फिर डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो मैंने बताया था कि जो 68% हिस्सा होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर वो भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। कैपिटल गुड्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो रिबेट मिलती थी, छूट मिलती थी, उसको हटाकर उस छूट की जगह पर 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी। एक ये डिसीजन लिया गया है। दूसरा LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स टैक्स के ऊपर 15% अब सरचार्ज नहीं होगा, बल्कि यही कहना है कि हमारी वित्त मंत्री है उनका जो 15% सरचार्ज न लगाकर जितना 12% था उसको भी कम करके
7% ही सरचार्ज पे करना होगा। और जिसकी इनकम 1 to 10 करोड़ रुपीज है तो उन्हीं को खाली पे करना होगा ये सरचार्ज, इससे नीचे नहीं। जिसकी लाखों के अंदर इनकम है उसको सरचार्ज कोई पे नहीं करना। ये अनुमान लगा रहे थे कि अब की बार 15% रखा जाएगा ये सरचार्ज LTCG के ऊपर, लेकिन अब ये जो पहले 12% था अब इसको और घटा दिया गया, बल्कि 7% कर दिया गया। जो पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर कोई भी राहत नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। जो पहले रूल थे, जो पहले स्लैब था, उसी के अकॉर्डिंग उनको इनकम टैक्स पे करना होगा। फिर शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की गई। अब ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया है कि यही निर्णय लिया गया है कि जो एजुकेशन का आधार होगा वो हब और स्पोक मॉडल ही होगा। जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का मतलब यही होगा, जो ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है उन्हीं को हब के अकॉर्डिंग रखा गया है, और जो कि स्पोक मॉडल के ऊपर आधार पर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब की बार बजट के ये दो मेन टॉपिक रहे हैं, जो कि फर्स्ट रहा है कि आरबीआई ने जो डिजिटल रुपी है वो इस साल मीन्स डिजिटल रुपया इस साल आरबीआई ने उसकी शुरुआत करने मीन्स लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। और दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी है और जो NFT की जो हमारी असेट्स हैं उनसे जो इनकम होती है उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना होगा। मैंने बताया था आपको, अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करते हो, एज ए जो गिफ्ट देते हो, तो जितना भी उसको इनकम होगी उसके ऊपर उसको 30% डिस्काउंट 30% टैक्स पे करना होगा। एक ऐलान ये किया गया है। और दूसरा, साथ के साथ उसको अगर कोई घाटा होता है तो कोई सेटअप नहीं मिलेगा, उसका सेट ऑफ करने का कोई तरीका नहीं होगा। और दूसरा, जितना आपको जो ये 30% टैक्स पे करना होगा प्लस में 1% TDS भी देना होगा। ये दो मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं अब के बजट के। सो स्टूडेंट, ये थे मेन हाइलाइट्स हमारे बजट के। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छे से समझ आ गए तो स्टूडेंट प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी हमारी। क्या हमारा बजट जो हमने आपके सामने पेश किया है, जो चीज़ें आपको बताई हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रही हैं या नहीं रही हैं। और स्टूडेंट, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके के टॉपिक के ऊपर चाहते हैं हम क्लास बनाएं अच्छे से। तो आप ये सारी की सारी बातें हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को साया सारंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितनी भी हमारी क्लास आती रहे आपको अच्छे से मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।